आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जब से लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई है, तब से कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज देखी जा सकती है। मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है, रणनीतियां तय की जा रही हैं, जनता को लुभाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात रही सियासी दलों की और राजनीति की। लेकिन जब से लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई, तब से हमारे प्रदेश का एक ऐसा तबका है जिनके चेहरे काफी मायूस नजर आ रहे हैं। 600 दिनों से ज्यादा का सफर तय किया नेताओं और मंत्रियों के यहाँ दर दर भटकते नजर आए। अपनी मांगों के लिए, सिर्फ नियुक्ति पत्र के लिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए दर दर जाके गुहार लगी, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। मैं बात कर रही हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों की जो लगातार अपनी मांगों के लिए 600 दिनों से ज्यादा का सफर तय किया। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, लगातार बैठे रहे, तमाम कोशिशें की, पुलिस की लाठियां तक खाई, लेकिन मिला कुछ नहीं। आचार संहिता लग गई। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता अमरेंद्र पटेल। बात करूंगी उनसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में। आचार संहिता चेहरे काफी मायूस नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अमरेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की लड़ाई लगातार यही थी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक 6,800 की लिस्ट निकाली गई, उसको सरकार ने माना, विभाग ने माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, सभी ने मान लिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का हम लोग 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। इसको योगी आदित्यनाथ जी ने माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और इनकी एक कमेटी बनाई गई मुकुल सहगल जी के अध्यक्षता में, उन्होंने माना। इसके बाद भी हम लोग 5 जनवरी 2022 से लगातार सड़कों पे हैं, एक एक नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। आपने जैसा बताया कि शिक्षा मंत्री हुए, डिप्टी सीएम हुए और भी जितने तमाम मंत्री हैं, सब के यहाँ जा करके हम लोगों ने गुहार लगाई कि साहब हम पिछड़े दलित हैं, और खास करके बैकवर्ड दलित नेताओं के यहाँ जिन्होंने हमारे वोटों पर अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से हम पर राज कर रहे हैं, उनके यहाँ हम लोग गए। लेकिन आपने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, सूचना लग गई, मायूसी तो होगी। अगर आप जिसको वोट देते हो, जिसको राजा बनाते हो, अगर वही आपके लिए ना काम करे, जनता के लिए ना काम करे, तो मायूसी तो होती है। हमें किसी बात का दर्द नहीं है कि नहीं हम लोगों की नौकरी मिली नहीं मिली, इसमें हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, हमारे समाज के मंत्रियों ने साथ नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं लिस्ट निकाली। उस लिस्ट को नियुक्ति में नहीं तब्दील किया गया। ये अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी लगातार हमको गुमराह करते रहे गए, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते गए, वो फिर से एक बार मंसूबे में अपने कामयाब हुए। और हम लोग, हाँ, हालांकि मायूसी है, दर्द है, 600 से ज्यादा दिन हम लोगों ने संघर्ष किया। होना ये चाहिए था कि हम लोगों को नियुक्ति दे करके घर भेजा जाना चाहिए था। होली का त्योहार है, हम लोग खुशी खुशी होली मनाते, लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई तो हम लोग ये बात भी बहुत डंके की चोट पे कहते हैं कि लड़ाई से कभी हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग चाहे सड़क पे हो, सदन में हो, कोर्ट में हो। अभी कल ऑर्डर रिजर्व हुआ है, बहुत शानदार बहस हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा। सरकार वहां बोल नहीं पाई है, सरकार एकदम चुप खड़ी है, बहुत फटकार लगी। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, देश की मोदी की सरकार ये कहती है कि हम पिछड़े दलितों के हित का काम करते हैं, पिछड़े दलितों के लिए ही हमारी सरकार है, गरीबों के लिए सरकार है, तो कहाँ है वहां हम लोग? बताइए, हमारे सामने थाली रखी जाती है, परोसी जाती है, बड़े बड़े पकवान परोसे जाते हैं, इसके बाद सिरे से हटा लिया जाता है और कहा जाता है तुम्हारी हैसियत हो तो फिर से लेके खा लो। अधिकारी जिस तरीके से हम लोगों को जलील करते हैं, वाकई में वो एक, जो कहते हैं मानव जीवन में वो लहजा नहीं होता, सब नहीं होता। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, और इस पीड़ा को हम लोग अपना हथियार बनाएंगे। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, चुनाव में उतरेंगे और सरकार से ये जवाब मांगेंगे। गांव गांव, घर घर जाकर के पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे। जो इनके लोकसभा प्रत्याशी जाएंगे उनसे सवाल पूछेंगे, जब हमारा हक अधिकार लूटा गया तो कहाँ थे? जब हम लोग सड़कों पे वहां लाठी खा रहे थे कहाँ थे? जब पुलिस हमें घसीट रही थी कहाँ थे? जब अधिकारी जाति सूचक गालियां दे रहे थे तो आप कहाँ थे? ये सवाल तो लाजमी है। और ये 6,800 लोग नहीं है, एक एक परिवार में 5-5, 10-10 लोग हैं।
ये 6,000 नहीं, 6,08,000 लोग हैं, 80,000 लोग हैं। ये लोग पूरी दमदारी से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और कहेंगे सरकार से कि आप हमारी नौकरी लीजिए। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है वो बात करती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगे बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन अरे आपने देखा होगा कि बेटियों को किस तरह से, बेटियों को किस तरीके से हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। जेंट्स पुलिस, महिला पुलिस की इनके पास व्यवस्था नहीं। जेंट्स पुलिस घसीट के बसों में पशुवत व्यवहार हुआ है पिछड़े दलितों के साथ। कि किस बात का सबका साथ सबका विकास? भाई सबका साथ सबका विकास तो हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बताइए, जनरल वर्ग के लोग हमारी सीटों पे नौकरी कर रहे हैं और हम लोग आज तक ये बात नहीं कहे। हम जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके पक्ष में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। सरकार के जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी है उनको सस्पेंड करें, और जो गलत नियुक्तियां हुई हैं 6,800 जनरल लोग कर रहे हैं उनके लिए सरकार कैबिनेट से सीटें पास करे, उनके लिए व्यवस्था, उनकी कोई गलती नहीं, हम लोग कभी नहीं चाहते। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सरकार बदनाम हो, नौकरी ना दे पाए तो इनको चुनाव में हानि हो। ये एक्चुअल में योगी जी के विश्वास लोग नहीं है, योगी जी को हमेशा गुमराह करते हैं। हम लोग कितनी बार जाके योगी जी के यहाँ घेराव किए उनके आवास का, लेकिन यही कहते साहब ये दूसरे पार्टी के लोग। कैसे पार्टी के लोग? हम लोग चयनित लोग हैं, शिक्षक हैं, कैसे आप कह लोगे? क्या हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दोगे? ऐसा नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास अगर आप कह रहे हो तो सबका साथ सबका विकास दिखना चाहिए। मैं भी योगी आदित्यनाथ जी को वोट दिया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को पर्सनली हम और हमारी पूरी टीम, पूरे 6800 लोग जानते हैं कि जिस दिन हमारे राजा तक मेरी बात पहुंच जाएगी उस दिन हमारा राजा हमको न्याय दे देगा। इस बात को हम लोग आज भी मानते हैं। कि मुख्यमंत्री जी से आप लोग की मुलाकात नहीं कराई जा रही है, नहीं हो पा रही, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी आप लोग को आश्वासन दिया कि आप लोग की मुलाकात को करवाएंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या कुछ वजह है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्यों नहीं बात? देखिए, जिन अधिकारियों ने, जिन मंत्रियों ने घोटाला किया वो हमको क्यों वहां पहुंचने देंगे? आज ये बता दीजिए कि चुनाव का माहौल था 2022 का, वहां पे हमारी लिस्ट निकाल दी। इसके बाद ये सोच रहे हैं यार कि कोई बहुत ज्यादा इनका दबाव है नहीं, तो दबाव हम ताकत चुनाव में दिखाएंगे। और ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर हम इनको नियुक्ति दे देंगे तो एक तरीके से विपक्ष मुद्दा उठाएगा कि आपने गलत किया था, दे दिया, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। तो अधिकारी किसी तरीके से लगे हैं कि लीपा पोता करके इसको यही समझा दिया जाए, तो वो हम लोग नहीं हुए। कोर्ट में भी पूरी दमदारी से हमारे कम से कम 5 टॉप मोस्ट सीनियर पूरी दमदारी से बहस की है, क्योंकि पिछड़े दलितों का नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सड़क, सदन, कोर्ट, हर जगह, और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम लोगों की है, घर घर गांव गांव, और आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के नेताओं, समाज के लोगों से हम लोग संरक्षण चाहते हैं कि ये जो हम लोगों की आवाज है, जो आवाज उठ रही, उसको देश और प्रदेश में पहुंचाएं। ये दर्द हमारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का दर्द है। आज अगर हम लोग रिजर्वेशन से रोक दिए जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारा रिजर्वेशन से वंचित रह जाएंगी। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ध्वस्त हो जाएंगी। जो मेन स्ट्रीम में आ रहे थे उनको वहां से रोक दिया जाएगा। कोर्ट में भी बहस हुई, जनरल की तरफ से यही एक डर था कि ये जो ओपन कैटेगरी में इनके इतने लोग कैसे आ गए। भैया पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो हम तो अपना हक अधिकार लेंगे ही ना। जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, जो संविधान है, जो 1994 नियमावली है, उसके तहत तो हम अपना अधिकार लेंगे ना। जी अमरेंद्र, एक तरफ कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारी का सम्मान सर्वोपरि, लेकिन क्या ये जो इन अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, जो इन महिला अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं और इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या हमारे प्रदेश की ये महिलाएं नहीं, हमारे प्रदेश की ये बेटियां नहीं है जो इन बेटियों के साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो कहने पे दर्द बहुत हम लोगों को बढ़ जाता है। हम लोग एक तरीके से अपना मानसिक संतुलन को जिस तरीके से 640 दिन में हम लोगों ने झेला है, खास करके हमारी बहनों ने झेला। हम लोगों ने क्या झेला है? हमारी बहनों ने झेला है पशुवत व्यवहार जिसे कहते हैं।
इधर से पकड़ के वहां ऐसे फेंक दे रहे हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आप देख लीजिए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं, कितने महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है। आप देखिए बाराबंकी के सांसद हैं, किस तरीके से इनका क्या व्यवहार है, वो किसी से छुपा नहीं है। और हम लोग तो अपनी नियुक्ति, हम लोग तो शिक्षक थे, चलिए हम लोग किसी पार्टी के लोग होते, हम लोग का दूसरे देश की मांग कर रहे होते, दूसरे टीला टापू मांगने का, हम तो योगी आदित्यनाथ जी की वो बात हम लोग लागू कराना चाहते हैं जो विधानसभा से पहले उन्होंने आश्वासित किया और कहा कि ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनका हक अधिकार छीना है तो उनको विद इन 5 डेज दे दिया जाए। लेकिन उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सबके उससे आज 2700 बहनें इस 6800 में हैं। बताइए, नारी बंधन यही है कि 2700 बहनों को उनके अच्छे भविष्य से रोका जा रहा है। बहनें जो वेल एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड शिक्षक हैं, उनको बेसिक के जो नौनिहाल बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे, ये एक तरीके से ब्लफ है। गरीब परिवार के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, अगर ये 6800 जाएंगे तो गरीब परिवार के बच्चे और पढ़ लेंगे। इस वजह से जो ये मनुवादी विचारधारा के अधिकारी हैं, ये लोग चाहते नहीं कि प्राइमरी के बच्चे भी पढ़े। हम जैसे गरीब लोगों के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, वो लोग अगर पढ़ लिख लेंगे, ये सब चीज, एक जो हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है उससे रोका जा रहा है। ये 6800 लोगों की नियुक्ति का सवाल नहीं है, ये भविष्य जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाना है उसके उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए 6800 शिक्षक अगर बेसिक में आएंगे तो एक अलग माहौल होगा। ऐसे ऐसे विद्यालय है जहाँ एक एक दो शिक्षक नहीं है, बहुत शिक्षकों की कमी है। 6800 उसमें प्लस ही तो होंगे। हम लोग कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करेंगे जी। अमरेंद्र, हमने देखा कि लगातार आप और आपके जो साथी हैं लगातार अपनी मांगों के लिए दर दर भटक रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। मंत्रियों के यहाँ कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे पुलिस की, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो लगातार प्रयास था वो जारी था। मैं लेकिन यहाँ बात करना चाहूंगी ओपी राजभर की। ओपी राजभर का एक बयान था आप लोगों के लिए कि वो लाते खाने लायक है सब। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? मतलब वो मंत्री उस टाइम बने नहीं थे, आप लोग भी उन्हीं के हैं, कैसा ऐसे बोला? और फिर उस बयान पे क्या कुछ कहना है आपका? अरे अब ओम प्रकाश राजभर जी समाज के ही हैं, और रही बात उनका जो बड़बोलापन है वो किसी से छुपा नहीं है। वो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद सेटलमेंट के लिए। अगर वो सच्चे नेता पिछड़े दलितों के होते, जिस तरीके से रहनुमाई, देख लीजिए जिस दिन से मंत्री पद पा गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति से विलुप्त हो गए हैं, जैसे अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वो हम लोगों को क्या लात खिलाएंगे? रोज लात खा रहे थे, रोज जा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ और गाली खा के चले जाते, बढ़ाओ कुछ दिन और टाइट रहो। तो वो तो चुनाव का माहौल है, बना दिए गए हैं, फिर हटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हम लोगों को क्या, जिस दिन उनको हैसियत देखनी हो, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है ना, वहां हम लोग अपनी ताकत दिखाने, वो लात जूते का जो जवाब है, इनके बेटे को फिर से बेरोजगार करके कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे इनके बेटों पे। और जब इनका बेटा हार जाएगा ना तो स्वतः अपने आप ये हट जाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ना, राजपाट मिल गया उनको। अरे मंत्री बन गए हैं ना, वो दया पात्र कहते हैं ना कि जैसे मृतक आश्रित, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी उनको दया पात्र पे बना दिया कि चलो ठीक है, एक ढोल है, अच्छा बजता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर हमें किसी अपोजिशन को गरियाना होगा या फिर करना तो इन्हीं से हम करेंगे, तो वो उसी लिए है। और वो भी हम नहीं कर पाएंगे। वो जान रहे हैं ना कि हम मंत्री पद जो हमें मिलना था वो मिल गया। और बहरहाल हम तो बड़ा होप रखते हैं, कई मंत्री हैं समाज के हैं, हम लोगों की मुलाकात करा दें, कहे भी थे, लेकिन जब से मंत्री पद मिल गया तब से माननीय मंत्री जी का न सोशल मीडिया पे न सारी चीजें, बस सिर्फ और सिर्फ एक रहता है, जैसे जो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेता करते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी का अभियान। इनका अपना ओन जो सिस्टम था वो हैक हो गया है। अब इनको अपनी चीजें नहीं, अपनी राजनीति, अपने वो पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा, अति दलित, ये सब भूल गया और उन्हीं सब में आते हैं। अगर कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करता हो तो 6800 में विशुद्ध रूप से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें नहीं, उसकी बात नहीं कर सकते। उसकी बात जाएंगे योगी जी इनको टाइट पाइट कर देंगे, भैया देखो मंत्रालय पा गए, उसी में जाके खुश रहो। हाँ ठीक है, बहरहाल मंत्रालय जो बताए थे ना ओपरा राजभर जी की पैकेज का मामला मंत्रालय का होता है, तो अच्छा पैकेज वाला मंत्रालय पा गए हैं, तो उसमें खुश तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारे साथ इस पूरे मामले पे निधि तिवारी भी जुड़ चुकी है। निधि तिवारी से भी उनका भी जानना चाहेंगे, उनकी भी राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे। निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद मैम।
मैम सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस भर्ती प्रक्रिया में पहले दिन से प्रश्न चिन्ह उठे और उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को जाती है, क्योंकि आला अधिकारियों ने पहले दिन से इसमें गलत पे गलत करना शुरू किया। पहले तो इन्होंने परीक्षा करा ली, कट ऑफ जारी नहीं किया। फिर कट ऑफ में भी मैम जनरल ओबीसी का सेम कट ऑफ होता है जो इसकी पिछली वैकेंसी में भी रहा था, उसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। सारे आरक्षित वर्ग के बच्चों को एक साथ कर दिया और जनरल कैटेगरी के बच्चों को एक साथ कर दिया। बावजूद इसके जब मैम लिस्ट जारी की गई उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं थी। पूरी तरीके से गलत तरीके से नियमों को ताक में रखते हुए लिस्ट बनाई गई, लोगों का चयन किया गया और लोगों को आवंटन दिया गया जिला का और उन्हें ज्वाइन करा दिया गया। इसके बाद जब प्रश्न चिन्ह उठे और इसके बाद मैम एक बात मैं बताना चाहती हूँ, एबीपी गंगा में योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने ये बोला था कि हम जब 68,500 की वैकेंसी में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाए थे इनको, तो इन्होंने ये बोला था हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक नहीं है जो अपनी योग्यता साबित करे और नौकरी ले आकर के। हमारे पास तो पद खाली रह जाते हैं जितनी हम वैकेंसी निकालते हैं। एक ऐसी कंडीशन आई जबकि पद खाली रहे, आपको योग्य शिक्षक नहीं मिले। 11 वर्षों बाद मैंने बीएड को इन्होंने पार्टिसिपेट कराया 69,000 शिक्षक भर्ती में, फिर से पुनः एक बार। और जब बीएड शिक्षक उसमें पार्टिसिपेट किए, विद इन 23 डेज मैम एक परीक्षा होती है सुपर टेट के नाम पर, जिस पर बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करना उन बच्चों ने प्रदर्शन किया जिन्होंने मेहनत की। और मैम कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका टेट में 82 और 84-85 नंबर आया था, उन लोगों ने सुपर टेट में विद इन 23 डेज 147, 142, 148 नंबर ला करके इतना मतलब 23 दिन में उन्होंने मतलब एक जीवन घुट्टी पी ली, जिससे उन्होंने 82 नंबर में तो उन्होंने पास किया टेट। लेकिन 23 दिन के अंदर उन्होंने ऐसा क्या पढ़ लिया जो सिविल की तैयारी करने वाले या इतने योग्य बच्चे नहीं कर पाए। 23 दिन में उन्होंने 148, 142 नंबर कैसे ले आए। और जब मीडिया ने उनसे प्रश्न करना चाहा तो छुट्टे घूम रहे थे खेतों में, खलिहानों में, मीडिया फेस नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी मैम। दूसरी बात मैम, जो परीक्षाएं हुई एक एक कमरे के पूरे बच्चे ही 138, 140 प्लस में रहे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक कमरे के बच्चे पूरे इतने होशियार हो जाएंगे कि 138, 140, 148 नंबर ले आएंगे। एक एक परिवार के 4 बच्चों का 140 प्लस नंबर कैसे आ सकता है मैम? ये सारी प्रश्न उठाने वाली बात है। दूसरा मैम, परीक्षा आउट हो गई, परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया और सारी चीजों को ताक पे रखते हुए कट ऑफ 2 दिन बाद जारी किया गया। मामला कोर्ट में गया और गवर्नमेंट ने माना कि जो हमने परीक्षा कराई थी उसमें मात्र एक नोटिफिकेशन हमने जारी किया, तो विज्ञप्ति हमारी 2020 की है। जब मैम विज्ञप्ति 2020 की है तो 2019 से ईडब्ल्यूएस उत्तर प्रदेश पे लागू था और कई वैकेंसियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस को फॉलो करके उन सभी लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस का लाभ गरीब सवर्ण बच्चों को दिया था मैम। तो इस भर्ती में पूरा 6900 शिक्षक भर्ती के जो पद बनते हैं गरीब सवर्ण बच्चों के 10% वो नहीं दिए गए। बावजूद इसके मैम एक ऑर्डर आया था बोला का महिला है, जैसे कि हमारी सरकार ये बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बात करती है, और फिर उन्हीं महिलाओं बच्चियों पे इस तरह का व्यवहार देखा जा सकता है। जब वो अपनी मांगों के लिए जाती है नेताओं और मंत्रियों के घर आवाज का घेराव करते हैं तो फिर उनको बदले में मिलती है पुलिस की लाठियां। क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि मैम आपके चैनल से जी मैम होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैम आपके चैनल में खुद भी आप देख सकते होंगे कि जब हम लोग दिनेश शर्मा जी के यहाँ सिर्फ अपनी मतलब एक पीड़ा लेकर के गए थे सवर्ण बच्चों की, क्योंकि आप सवर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो आप कहाँ कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप तो सिर्फ सत्ता के लिए, धन लोलुपता के लिए, पद की लोलुपता के लिए सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हो सरकार की, जो देखने में आया। मैम सवर्ण बच्चे उनके दरवाजे पर गए हुए और उसके बाद इतनी बर्बरता के साथ मैम आप देखेंगी सपा के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया, आपके चैनल के माध्यम से भी वो वीडियो ट्वीट किया गया और जगह जगह वो वीडियो वायरल हुआ। इतनी निर्ममता के साथ, इतनी अभद्रता के साथ पुलिस वालों ने महिलाओं को उठा के, उसमें मैं खुद शामिल हूँ, मेरा ही वीडियो वायरल हुआ मैम, और इस तरीके से घसीटते हुए 200 मीटर तक ले जा करके बसों में डाल करके हम लोगों को इको गार्डन भेजा। तो पहली चीज मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जाति के आधार पर किसी के साथ इस तरीके की अभद्रता नहीं हुई है। ये अभद्रता सिर्फ अपने हक मांगने वाले हर उस बच्चे के साथ हुई है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो आरक्षित वर्ग का बच्चा हो, हर वर्ग के बच्चे के साथ इस तरीके की अभद्रता हुई है। मैम SCRT के अंदर महिलाओं को बंद करके जेंट्स पुरुषों ने पेटों में लात मारी है और ब्लीडिंग हो गई है महिलाओं की और उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं।
इस तरीके की अभद्रता सीआरटी के अंदर, जो शिक्षा निदेशालय है उस मतलब ज्ञान भूमि के अंदर इस तरीके की अभद्रता सवर्ण समाज की, अवर्ण समाज की, सभी समाज की महिलाओं के साथ किया गया, जो कि 22,000 सीटों की मांग कर रही थी, जो कि हमारा न्यायोचित है। 6 माह के अंदर मैम पूरे 1,37,000 पदों को भरना था। ये भोला प्रसाद का ऑर्डर था और उसमें मैम खाली पद जो रह गए थे, हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि उन पदों को ऐड करके यहाँ जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों और चाहे अनारक्षित वर्ग के हों, जैसा जो भी आता है उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग उनको चयन दीजिए। और चूंकि आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालयों की शिक्षा के प्रति गुणवत्ता जो है वहां झंडा उठाने का काम करवाया जा रहा है, डंडा उठाने लायक उनको नहीं बनाया जा रहा है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आप अपने हक हकूक के लिए लड़ सको। वहां सिर्फ और सिर्फ उनका बैनर उठा करके उनकी जय जयकार करने वाले तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए वहां उनको योग्य शिक्षक नहीं देने हैं, उनको हमेशा 20% ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो किसी भी तबके के हों। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सही बात है। यहाँ किसी जाति विशेष का मामला नहीं है, यहाँ बेरोजगार और ये पीड़ित छात्रों का मामला है। बात सही है, छात्रों का कोई जाति नहीं होती, शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती, ये बात मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जब सारी चीजें संविधान के दायरे में आ जाती हैं, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, तो उसको उस तरीके से बोला जा सकता है। और सही बात है कि बहुत मेहनत किए और 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,45,000 लोग जो वेल एजुकेटेड, एलिजिबल, इनकी सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ये चाहते तो पूरी तरीके से उनको, जितने भी लोग क्राइटेरिया में आते सबको बाकायदे नहीं होते तो एक नई भर्ती निकालते।